दुनिया भर की खबरों में आज देखिए, एक बार फिर प्रॉमिस लैंड छोड़कर भागने को तैयार यहूदी। हजारों इजरायलियों ने कनाडा से की ह्यूमैनिटेरियन वीजा देने की मांग। आयरन डोम होने के बावजूद सता रहा जान गंवाने का डर। यूएन में ईरानी मिशन की इजराइल को सीधी धमकी। का लेबनान पर हमला हुआ तो होगी कयामत वाली जंग, हर ऑप्शन हमारी मेज पर मौजूद। ईरान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में किसी को भी नहीं मिला बहुमत। 5 जुलाई को फिर होगा नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव। किसी भी उम्मीदवार को मेजॉरिटी के लिए 50% वोट हासिल करना होता है जरूरी। रूस और जापान में बढ़ गई तानातनी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़े तार। क्या नाटो बढ़वाएगा तकरार? और शी जिनपिंग ने जिस प्रोग्राम में की नेहरू के पंचशील की तारीफ, बुलाने पर भी उस प्रोग्राम में क्यों नहीं गया भारत? आखिर चीन की बैठक से भारत ने क्यों किया किनारा? आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज 29 जून 2024 है और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। सबसे पहले बात ईरान की और ईरान में हुए चुनाव की, इलेक्शन की। ईरान के राष्ट्रपति चुनाव, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में किसी को भी बहुमत नहीं मिला है और अब 5 जुलाई को वहां दोबारा चुनाव होंगे, क्योंकि बड़ा मैंडेट जो था वो बढ़ गया। बहुत ज्यादा वोट इधर उधर हो गए। बता रहा हूं तफसील से, सुनिए। ईरान में जुमे को हुए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिला। ईरान के कानून के हिसाब से किसी भी उम्मीदवार को मेजॉरिटी के लिए 25% वोट नहीं मिलने के चलते अब अगले जुमे को दोबारा फिर से चुनाव होगा। लेकिन इस बार 4 उम्मीदवार मैदान में नहीं होंगे, क्योंकि अभी जो रिजल्ट आया है उसमें सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले 2 उम्मीदवार सईद जलीली और मसूद पजश्कियान के बीच मुकाबला होगा। बस बाकी के जो 2 और उम्मीदवार थे उन्हें कम वोट मिलने की वजह से अब वो रेस से बाहर हो चुके हैं। ईरान की होम मिनिस्ट्री ने कहा कि चारों उम्मीदवारों में से किसी ने भी जीतने के लिए जरूरी 50% से ज्यादा वोट हासिल नहीं किए। ऐसे में अब दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। कल हुए इलेक्शन में 2 करोड़ 45 लाख ईरानी वोटर्स ने अपने वोट डाले थे। मसूद पेजेश्कियान को 1 करोड़ 4 लाख वोट के जो है वो करीब मिले थे, जबकि अली खामनेई साहब के करीबी सईद जलीली को 94 लाख वोट मिले। तीसरे नंबर पर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ रहे, इन्हें 33 लाख वोट मिले। और आखिरी नंबर पर रहने वाले मुस्तफा पीर मोहम्मदी को या पोर मोहम्मदी को 2,06,000 वोट मिले। इससे पहले ईरान की अगर तारीख उठाकर देखें तो उसमें सिर्फ एक ही बार दोबारा इलेक्शन हुआ, जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से, और यह तब हुआ था साल 2005 में, जब महमूद अहमदीनेजाद ने पूर्व राष्ट्रपति अकबर हाशमी रफसंजानी को हराया था। अब बात उधर की, रूस और जापान की। दोनों के बीच टेंशन बढ़ रही है और इसकी वजह है एक जजीरे यानी कि आइलैंड पर होने वाला जापान का एक ऐसा काम जो रूस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और यह है एक मिलिट्री एक्सरसाइज। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में नाटो कंट्रीज की फौजें भी शामिल होने वाली हैं, जिस पर रूस को एतराज है और वो तमतमा गया है, क्योंकि नाटो से रूस का 36.5 का आंकड़ा है। 36 से बहुत पार हो गया है। रूस ने जापान से होकाकाइडो आइलैंड पर होने वाली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर एतराज जताया है। काहे से रोको। रूसी फॉरेन मिनिस्ट्री ने जापानी पीएम फूमियो किशिदा पर अपने मुल्क को खतरनाक एस्केलेशन की राह पर डालने का इल्जाम लगाया है। खतरनाक एस्केलेशन की राह पर डालने का। अब रूस के तमतमाने की वजह आप जान लीजिए। आप कहेंगे क्या मसला है भाई, करने दो। असल में जापान मौजूदा जंग में रूस के खिलाफ जाकर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, यह रही एक वजह। दूसरी वजह यह है कि रूस और जापान होक्काइडो के जो आइलैंड जहां हो रही है ड्रिल, उसके पास 4 और जजीरों पर अपना अपना दावा ठोकते हैं। कौन? रूस भी और जापान भी, दोनों के अपने अपने दावे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद सोवियत रूस जब था, सोवियत संघ जिसे सोवियत यूनियन कहते थे, उसने इन जजीरों पर कब्जा कर लिया था। जापान कहता है यह हमारी मिल्कियत है, और तभी से इस डिस्प्यूट ने दोनों फरीक को, दोनों लोगों को शांति संधि यानी सुलह करने से रोक रखा है। और अब यहीं पर मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। जापान का कहना है जमीन हमारी, उठा के देख लो। लेकिन रूस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कब्जा कर चुका था। जापान हिटलर के साथ था, अमेरिका ने उन पर बम गिराए थे।
अब तो खैर मिलकर एक्सरसाइज कर रहा है। रूस लड़ रहा था, वो भी जर्मनी के खिलाफ हो गया था बाद में जब उस पर हमला हुआ। खैर बढ़ते आगे। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान हो चुका है और अमेरिका से उन्होंने छोटे हथियार मांगे हैं इसे लड़ने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या शहबाज शरीफ ने तैयारी के बिना यह मिशन शुरू कर दिया? क्यों हथियार मांगने पड़ गए अमेरिका से? पाकिस्तान ने अज़्म इस्तेहकाम नाम की मिलिट्री ऑपरेशन के लिए अमेरिका से हथियारों की डिमांड की है। पाकिस्तान ने कहा है कि इस ऑपरेशन का मकसद टीटीपी और दूसरी दहशतगर्द तंजीमों के लड़ाकों से लड़ना है। शहबाज शरीफ के दफ्तर की तरफ से इसका ऐलान कर दिया गया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पाकिस्तान के पास इस मिशन के लिए जरूरी हथियार नहीं है। कहीं बहुत छोटे हैं, कहीं बहुत बड़े हैं। इसलिए पाकिस्तान ने अमेरिका से छोटे हथियार मांगे हैं, बड़े नहीं मांगेगा, वो है हमारे पास। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के मुताबिक ये टेररिज्म के खिलाफ एक मिशन है, एक ऑपरेशन है और इसे शुरू करने का फैसला तब लिया गया जब पाकिस्तान को तहरीके तालिबान, जिसे टीटीपी के नाम से भी जाना जाता है, उसके आतंकवादियों, उसके दहशतगर्दों के सिलसिलेवार हमलों का सामना करना पड़ रहा है। अब एक खबर गजा से। एक खबर ने गजा और फिलिस्तीनियों को लेकर अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड की पोल खोलती है। गजा में जंग रुकवाने की कोशिशों के बीच एक खबर आई जिसके मुताबिक गजा में जंग शुरू होने के बाद से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी तादाद में इजराइल को हथियार भेजे। इसमें 10,000 से ज्यादा 2,000 पाउंड बम और हजारों हेलफायर मिसाइलें शामिल हैं। पाउंड वजन है, 10,000 तादाद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 अमेरिकी अधिकारियों ने हथियारों के शिपमेंट की जानकारी दी है। पिछले 7 अक्टूबर को इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई, तब से अमेरिका ने अब तक इजराइल को कम से कम 2,000 पाउंड वाले 14,000 MK-84 बम दिए हैं, 500 पाउंड वजन वाले 6,500 बम दिए हैं, हवा से जमीन पर मार करने वाली 3,000 हेलफायर मिसाइलें और बंकर तबाह करने वाले 1,000 बम भेजे हैं। इनमें से कुछ हथियार इंटरनेशनली बैन बताए जा रहे हैं, आई एम नॉट कंफर्म। ये सब अमेरिका तब भेज रहा था जब वो दूसरी तरफ इजराइल से गजा तक राशन दिए जाने की या भेजे जाने की अपील कर रहा था। अमेरिका ही वो वाहिद ऐसा मुल्क है जो मौत और मील एक साथ बांटता है। मील यानी खाना, एक तरफ राशन पैराशूट से, वो पियर से, और एक तरफ मौत का सामान, बारूद। कौन कह सकता है कि अमेरिका के इन बमों और मिसाइलों से 38,000 मासूम बेगुनाह फलस्तीनी नहीं मरे, जिनमें 15,000 से ज्यादा बच्चे और 10,000 से ज्यादा औरतें? कोई नहीं कह सकता। चलिए बढ़ते आगे। एक बार फिर प्रॉमिस लैंड छोड़कर भागने के लिए यहूदी तैयार हैं। हजारों हजार इजरायलियों ने कनाडा से कहा है कि हमें ह्यूमैनिटेरियन वीजा दीजिए। क्यों? क्योंकि आयरन डोम इजराइल में इन इजरायलियों की हिफाजत नहीं कर पा रहा। इनके अंदर डर है कि जान चली जाएगी। गजा में जारी जंग के और ज्यादा फैलने के आसार के बीच कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों से हजारों हजार इजरायली भागने का प्लान बना रहे हैं। ये लोग खुद को महफूज करने के लिए कनाडा के वीजा की मांग कर रहे हैं। इजरायली न्यूज आउटलेट वाला के हवाले से यह खबर ईरान की न्यूज एजेंसी इरना ने शेयर की है। खबर के मुताबिक गजा में इंसानियत के कत्ल पर खुशी जताने वाले हजारों इजरायली अब खुद कनाडा से ह्यूमैनिटेरियन वीजा यानी इंसानियत के बेस पर, इंसानियत के आधार पर वीजा मांग रहे हैं। सोचिए, इंसानों के कत्ल पर जो लोग जश्न मनाते थे। दरअसल ऑपरेशन अल-अक्सा स्टॉर्म शुरू होने के बाद से ही कनाडा कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों के रहने वालों को ह्यूमैनिटेरियन वीजा देता आ रहा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि एक बड़ी तादाद में इजरायलियों ने कनाडा और इजरायली कैबिनेट को अपनी एप्लीकेशंस भेजी हैं, जिनमें यह कहा गया है कि वो अपनी और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए इजराइल से बाहर जाना चाहते हैं, लिहाजा हमें जाने दीजिए। इजराइल से कहा और कनाडा से कहा, प्लीज हमें कबूल कीजिए, हमें ह्यूमैनिटेरियन वीजा दीजिए। हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, हमें इंसानियत की बेस पर वीजा दीजिए। दोस्तों देखिए ना, क्या वक्त आ गया है कि जिस इजराइल के मिलिट्री साजो सामान के सहारे खुद कई मुल्क सिक्योर खुद को समझते हैं और उस मुल्क की हुकूमतों को चाहने वाले झुंझुने हर वक्त इजराइल इजराइल गाते रहते हैं, अब उन्हीं सामानों पर खुद इजरायलियों को यकीन नहीं रह गया है कि ये हमारी हिफाजत कर पाएंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल ने हाल ही में एक रिपोर्ट दी कि 7 अक्टूबर से लगभग 5,50,000 इजरायली बाशिंदे कब्जाए गए इलाकों में से
अपने सेटलमेंट्स को छोड़कर भाग चुके हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जान प्यारी है और उन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि इजरायली फौज, हुक्मरान उन्हें बचा पाएंगे। बढ़ते आगे। ईरान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर अली बाघेरी कानी ने कहा कि रीजन के कई मुल्क और रेजिस्टेंस फ्रंट ज़ायनी हुकूमत के हमलों का मुकाबला करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और तैयार है। ईरान की इसके बाद की खबर भी जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर साहब ने क्या कहा वो सुन लीजिए, थोड़ी सी बात है। बाघेरी ने आज सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने पिछले 24 घंटों के दौरान फोन पर रूस, साइप्रस, जर्मनी और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस के चीफ और यूरोपीय यूनियन के टॉप रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ गजा में इजरायली जुल्मों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने पर बातचीत की है। ईरान लगातार बड़े बड़े मुल्क और ऑर्गेनाइजेशन से इस बात की डिमांड कर रहा है, मुतालबा कर रहा है कि गजा में जो जहरियत जारी है वो खत्म हो, ताकि आम मजलूम फलस्तीनियों की जानों को बचाया जा सके, ताकि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच छिड़ने वाली मुमकिन जंग को भी रोका जा सके। अब जरा दूसरी खबर सुनिए ईरान की, ये बड़ी जबरदस्त खबर है। यूएन में ईरानी मिशन की इजराइल को सीधी धमकी सामने आई है और ईरान ने कहा क्या है, लेबनान पर हमला हुआ तो कयामत वाली जंग होगी, हर ऑप्शन हमारी मेज पर मौजूद है। जरा तफसील सुनिए। ईरान ने सीधी धमकी देते हुए कहा कि अगर इजराइल ने लेबनान पर हमला किया तो ऐसी जंग होगी जिसमें मचने वाली तबाही अब तक दुनिया ने नहीं देखी होगी। ये इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए, जिन्हें यकीन, मैं तो फैक्ट्स के साथ देता हूं, 99 से ज्यादा लोगों को पता है, 99% से ज्यादा कि सब फैक्ट्स के साथ है। खैर, इस वार्निंग की संजीदगी इसी से लगाई जा सकती है कि यह बात ईरानी मिशन ने यूनाइटेड नेशंस में कही है। ईरानी मिशन ने इजराइल को वार्निंग देते हुए कहा है कि लेबनान पर बड़े पैमाने पर हमला करने से विनाश की जंग होगी, विनाश की जंग। यूएन में ईरानी मिशन ने कहा कि इजराइल के खिलाफ फुल स्केल मिलिट्री एग्रेशन की सूरत में सभी प्रतिरोध मोर्चों यानी सभी रेजिस्टेंस फ्रंट्स की पूर्ण भागीदारी, पूरा फुल कॉपरेशन समेत सभी ऑप्शन हमारी मेज पर मौजूद है, यानी तमाम रेजिस्टेंस फोर्सेस के साथ मिलकर इजराइल से जंग लड़ी जाएगी। सभी रेजिस्टेंस फ्रंट्स का यहां पर मतलब है कि जंग छिड़ने पर यमन के हाउथीज, लेबनान का हिजबुल्ला और सीरिया और इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप्स मिलकर इजराइल पर हमले शुरू कर देंगे। ईरान की तरफ से यह वार्निंग लेबनान पर हमले के लिए इजरायली फौज के एक ऑपरेशनल प्लान को मंजूरी दिए जाने के बाद सामने आई है। इस खबर को इजराइल के बड़े अखबार भी तवज्जो दे रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि इजराइल भी ईरान की इस वार्निंग को हल्के में नहीं ले रहा। उसे पता है कि ईरान ने इससे पहले एक बार वार्निंग दी थी कि ऐसा हमला करेंगे बच्चों, याद रखोगे, तो कितने ड्रोन और कितनी मिसाइल्स आई थी वो दुनिया ने देखा था। तो इजराइल ईरान की इस बड़ी वार्निंग को बड़े लेवल पर ही ले रहा है। अब एक खबर उन लोगों के लिए हिंदी में जो ये कहते हैं कि आप उर्दू बोलते हैं, हमारी यूं चली जाती है, मुझे मैसेज करते हैं, कहते हैं आप इंग्लिश मत बोला करो, मतलब वो मुझे हुक्म देते हैं, इल्तिजा भी नहीं करते। खैर, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को बीजिंग में पंचशील सिद्धांत के जारी होने की 70वीं वर्षगांठ मनाई, सालगिरह मनाई। इस दौरान उन्होंने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व यानी कि पीसफुली कोएग्जिस्टेंस की तारीफ करते हुए इसे दुनिया में जारी कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने के लिए आज भी अहम बताया। थोड़ी इंग्लिश मेरी आदत है। शी जिनपिंग ने कहा कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के 5 प्रिंसिपल ने समय की, वक्त की मांग को पूरा किया और इनकी शुरुआत जो थी वो एक ऐतिहासिक घटना थी। पंचशील के प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत को पहली बार साल 1954 में तिब्बत इलाके के बीच कॉमर्स रिलेशंस को लेकर भारत और चीन के बीच हुए समझौते में शामिल किया गया था। तब जवाहरलाल नेहरू साहब भारत के प्रधानमंत्री थे। क्या प्रधानमंत्री थे? चीन में इसे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांत, जबकि भारत में पंचशील का सिद्धांत कहा जाता है। इस प्रोग्राम में, इस कॉन्क्लेव में श्रीलंका के एक्स प्रेसिडेंट महिंदा राजपक्षे समेत चीन के करीबी देशों के नेता शामिल हुए थे। भारत को भी न्योता दिया गया था, लेकिन नई दिल्ली से भारत से यहां कोई नहीं गया, दूरी बना ली गई। दोस्तों, चीन बहुत चालाक है, बता रहा हूं क्यों बनाई गई, बहुत चालाक है। अपनी स्पीच में जो बात शी जिनपिंग ने नहीं बताई वो ये है कि लगभग पंचशील समझौते के 8 साल बाद साल 1962 में चीन ने भारत पर हमला करके सभी पंचशील प्रिंसिपल्स का खुलेआम उल्लंघन किया था, धज्जियां उड़ा दी थी। अब बताओ भारत कैसे चला जाए? है शी जिनपिंग चाहते हैं कि मतलब हम हंस रहे हैं तो हंसो, हम रो रहे हैं तो रो,
नहीं, भारत का अपना वकार है, भारत की अपनी अहमियत है। फिलहाल दुनिया भर की खबरें आज इस शो में, बस इतना ही। उम्मीद यह करते हैं कि तमाम खबरें आपके काम की रही होंगी, आपको पसंद आई होंगी। खबरें तो और भी थी, लेकिन इतना लंबा बुलेटिन कौन देखता है। लोग तो कमेंट में आके कहते हैं छोटा बनाया करो यार, आप बहुत खींच देते हो। बास तो यूट्यूबर कमेंट करने लगे हैं, कुछ लोग खबरें खींच देते हैं। खैर, अब उन पर तनकीद नहीं करनी, कौन तवज्जो दे। आपसे मेरा राब्ता है, आपसे मेरा वास्ता है, ये सपोर्ट करने के लिए है। और आप लोग बहुत प्यारे व्यूअर्स हैं, आपके कमेंट से पता चलता है जिस तरीके से आप देखते हैं, दुआओं से नवाजते हैं। आज तो मुझे एक पुराने दोस्त जो मेरे साथ एक न्यूज़ चैनल में थे, न्यूज़ एक्सप्रेस में, उनका मैसेज आया कि उनके वालिद साहब, गौहर भाई के वालिद साहब हमारे इस शो को बहुत दिल से देखते हैं, उनकी फैमिली देखती है। मैं उन फैमिली को, उनके वालिद को सलाम करता हूं, और जिनके वालिद, जिनके भी बड़े मेरे इस शो को देखते हैं, मेरी कामयाबी यही है। नौजवानों से बढ़कर अगर बड़े देखते हैं, वो दुआओं से नवाजते हैं और उन्हें कुछ सच्चाई नजर आती है, तो बस सब कुछ मिल गया। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।